क्या बात है? इतनी चिल्ला क्यों रही हो? अवनी के बार बार चिल्लाने पर सजना भी उसे घूमते हुए पूछा। माँ, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज इसे निकाल दो, वरना मैं इस दर्द से मर जाऊंगी। अवनी रोते हुए बोली। छोटा सा कांटा उसके पैर में चुभा था, पर उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई तलवार आर पार हो रही हो। वह पूरे घर में चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा रही थी। अवनी, जरा शांत हो जाओ। इतना बड़ा कांटा नहीं है जितना तुम हंगामा कर रही हो। सजना जी ने उसे डांटते हुए कहा, लेकिन अवनी ने मुंह फुला लिया। फिर भी उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राहुल बेटा, जरा इधर आओ। सजना जी ने आवाज लगाई। राहुल उनके घर का किराएदार था, जो पास के अस्पताल में डॉक्टर था। सुबह जब राहुल को अस्पताल जाते देखा, तभी उन्होंने उसका नंबर सेव कर लिया था। क्या हुआ आंटी? राहुल के अंदर आते ही पूछा, तो सजना के ने अवनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो जरा, इस नाटक रानी के पैर में कांटा चुभ गया है। न मुझे देखने दे रही है, न खुद चुप बैठ रही है। राहुल ने उस 12 साल छोटी लड़की की तरफ देखा, जो खुद को घायल रानी समझ रही थी। उसने मुस्कुराकर उसकी गोरी दूध जैसी कोमल एड़ियों की तरफ देखा। किसी और की जगह होती तो राहुल मना कर देता, मगर संजना आंटी से वह इनकार नहीं कर सका, क्योंकि वह उन्हें अपनी माँ से भी ज्यादा सम्मान देता था। वह सोफे पर बैठ गया और अवनी पैर उठाकर अपनी जांघ पर रख लिया और ध्यान से देखने लगा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अवनी को कुछ समझ ही नहीं आया और वह पीछे गिर पड़ी। सिर सोफे के हत्थे से टकराया। क्या कर रहे हो तुम? पैर देख रहे हो या सिर फोड़ने का इरादा है? उसने मुंह बनाते हुए कहा। इस बीच सजना जी रसोई की ओर जा चुकी थी। अगर मेरे हाथ में होता तो सच में तुम्हारा सिर फोड़ देता, राहुल ने दांत भींचते हुए कहा। वैसे भी मैंने चूड़ियां नहीं पहनी, नकली डॉक्टर, वह जलाकर बोली। राहुल ने उसकी सोने की कलाई देखी और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, एक दिन वो भी पहनोगी। पैर से धीरे से वह छोटा सा कांटा निकाल दिया। देखो अब दर्द कैसा है? उसने कहा। जो अवनी ने पैर जमीन पर रखा तो उसे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। मेरा पैर ठीक हो गया, वह खुशी से चहक उठी। राहुल ने गहरी सांस ली और बाहर निकलने लगा। अरे नकली डॉक्टर, सुनो, अपनी फीस लेना मत भूलना, अवनी ने पीछे से कहा। राहुल जलाकर मुड़ा। अपनी जवाब संभालो, यही मेरी फीस है, और दोबारा पीछे से मत बुलाना। उसने गुस्से में धमकाया और चला गया। उधर धवनी अपने ठीक हुए पैर को देखकर बेहद खुश थी। राहुल अब अपने क्लिनिक में बैठा मरीजों को चेक कर रहा था। तब उसका पुराना दोस्त विवान मल्होत्रा अंदर आया। उसे देखते ही राहुल के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और दोनों गले लग गए। वेलकम टू हिंदुस्तान, कब लौटे? राहुल ने पूछा। दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी थी। वह विमान कुछ समय से अमेरिका में रह रहा था। बस एक दिन पहले सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं, इसलिए बिना बताए आ गया। विमान हंसते हुए बोला। वाह भाई, अब तो हिंदुस्तान के सबसे हैंडसम डॉक्टर हो गए हो। सब जगह तुम्हारा नाम है। विमान ने मजाक में कहा तो राहुल मुस्कुराया और बताओ क्या सेवा करूं तुम्हारी? विमान बोला, भाई तुम्हारे बिना घुड़सवारी का मजा ही नहीं आता। कल शाम चलते हैं। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक
डरी हुई नर्स अंदर आई। डॉक्टर राहुल, जल्दी चलिए, इमरजेंसी है। राहुल ने एक नज़र विमान की ओर देखा और तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गया। विमान भी उसके पीछे चला गया। इमरजेंसी वार्ड के बाहर भीड़ देखकर राहुल ने माथे पर बल डाले पूछा, क्या हुआ यहाँ? सर, एक आदमी है जिसे गोली लगी है और डॉक्टर नंदिनी ने कहा कि यह पुलिस केस है, इसलिए कोई हाथ नहीं लगा रहा। वह अपनी डॉक्टर नंदिनी के सिर पर बंदूक ताने खड़ा है और कहा है कि कोई अंदर या बाहर नहीं जाएगा। हमें साफ मना कर दिया है कि पुलिस को खबर न दी जाए, वरना डॉक्टर नंदिनी को मार देगा, नर्स ने घबराते हुए बताया। डॉक्टर राहुल ने यह सुनते ही माथे पर बल डालते हुए गुस्से में कहा, डॉक्टर नंदिनी का टेबल कहाँ है? और तुम वहां से पहुंचकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। डॉक्टर मनोज और डॉक्टर शर्मा कहाँ हैं? राहुल ने पूछा। सर, वो अस्पताल में मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। डॉक्टर सिरिया ने डरते हुए कहा, इतना बड़ा अस्पताल है और कोई सीनियर मौजूद नहीं है। सभी गार्डर्स को बुलाओ और ये दरवाज़ा तोड़ो। राहुल ने सख्त आदेश दिए। अगले ही पल नर्स ने एक झटके में दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का दृश्य देखा। सबके होश उड़ गए। एक आदमी जिसकी बाहों पर पट्टी बंधी थी, उसके हाथ से डॉक्टर नंदिनी की गर्दन पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में बंदूक उनकी कनपट्टी पर रखी थी। सावधान डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, यह डॉक्टर नहीं बचेगी। वह आदमी गरजा। डॉक्टर नंदिनी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। विमान भी वहां मौजूद था और यह दृश्य देखकर उसके अंदर का खून खोल उठा। सामने खड़ा आदमी डर के मारे पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जो विमान ने तुरंत माप ली। अगले ही पल, बिना एक पल गवाए, विमान ने अपनी पीछे की जेब से तेज चाकू निकाला और झटके से उस आदमी के हाथ पर मारा जिसमें बंदूक थी। उसकी गर्दन से पीछे गिर पड़ा और विमान ने बिना देर किए उसे जकड़ लिया। डॉक्टर नंदिनी अभी भी डरी सहमी खड़ी थी। तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। उन्होंने उस आदमी को रियासत में ले लिया। विमान जब गुस्से में राहुल की तरफ देखने लगा, तुमने हीरो बनने का बहुत शौक है क्या? अगर तुम्हारा निशाना जरा भी चूक जाता डॉक्टर नंदिनी को लग सकती थी, राहुल ने सख्त लहजे में कहा। विमान ने उसकी बात पर हंसते हुए नंदिनी की तरफ देखा, जो अभी भी कांप रही थी। उनकी बड़ी सुनहरी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद यही करते, लेकिन विमान मल्होत्रा कभी निशाना नहीं चूकता, उसने धीमे और आत्मविश्वास से कहा। नंदिनी की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह कदम आगे बढ़ा और बस 1 इंच की दूरी पर रुककर मुस्कुराया। क्या मेरा निशाना सही था? डॉक्टर नंदिनी ने गुस्से में मुंह बनाते हुए माथे पर हाथ रख दिया और बोली, अगर तुम्हें मरना होता तो तुम महसूस करती, विमान ने गंभीर स्वर में कहा और फिर बिना उसकी बात सुने बाहर चला गया। राहुल ने वहां का सारा हंगामा शांत कराया और डॉक्टर रिया की मदद भीड़ को हटवाया। फिर डॉक्टर नंदिनी को उनके कैबिन पर पहुंचाया। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, एक तो उस आदमी के डर से और दूसरे विमान मल्होत्रा की उस बेहुदा हीरोपत्ती से जिसके सबके सामने उसे एहसास कर दिया, और वह भीतर से बहुत डरी हुई थी। डॉक्टर नंदिनी, आप घर जाइए, आराम कीजिए, वैसे भी आप टाइम हो चुका है, राहुल ने उसे शांत स्वर में सलाह दी। नंदिनी ने सिर हिलाकर हामी भरी और बाहर निकल गई। उधर, प्लीज पापा, मान जाइए ना, बस एक दिन की बात है। अवनी साहब अपने पिता से मित्रता कर रही थी, क्योंकि उसे कॉलेज ट्रिप पर मनाने जाना था, लेकिन पिता रमेश साहब
किसी हाल में अनुमति नहीं दे रहे थे। 2 दिन से अवनी लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन रमेश साहब अपनी लाडली को अकेले दूर भेजने को तैयार नहीं थे। वह जानते थे कि उनकी बेटी अवनी अभी इतनी समझदार नहीं है कि खुद का ध्यान रख सके। एक दिन और एक रात के लिए उसे अपने से दूर भेजना उनके लिए असंभव था। उनकी जिंदगी एकमात्र सहारा वही थी। उनके नखरे, उनकी शरारतें, सब कुछ रमेश साहब की कमजोरी थी। वह वजह थी कि अवनी जितनी मीठी और नाजुक थी, उतनी ही शरारती और जिद्दी भी थी। यह कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।